कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप इन इस्लामिक इंश्योरेंस। अब जो इस्लामिक इंश्योरेंस है इसके अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप क्या मतलब? कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप का अकद, अकद का जो मुआवजा, जो अकद है, उस अकद के ताल्लुकात, वो अकद कितनी तरह के अकद बन रहे हैं, कितनी तरह के अकूद बन रहे हैं। देयर आर 3 कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप इन इस्लामिक इंश्योरेंस इंक्लूडिंग। पहला, अब वो कह रहे हैं कि इस्लामिक इंश्योरेंस के अंदर ना 3 तरह के बन रहे हैं। कितनी तरह के भी? 3 कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बन रहे हैं। 3 कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। नंबर 1 मुशारका अमंग द पार्टिसिपेंट्स। नंबर 1 क्या बन रहा है? मुशारका। कैसे बन रहा है मुशारका? सर शिरकत की है, सर वो भी आगे इन्वेस्ट करेंगे। आगे पढ़ तो सही। अमंग दी पार्टिसिपेंट्स, मुशारका किनके दरमियान बन रहा है? पार्टिसिपेंट। जो तकाफुल फंड में जो आपस में लोग बैठे हुए हैं, आप तकाफुल फंड बना के बैठे हुए हैं, आपका जो आपस में ताल्लुक है वो मुशारके का बन रहा है। कौन सा बन रहा है? मुशारका। विच लीड्स टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंपनी दैट हैज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंटेशन। तो फिर जो ये मुशारका बन रहा है जो कि एक कंपनी की तश्कील दे रहा है, एक कंपनी बन रही है इससे, और वो सारे जो भी उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है या अदर डॉक्यूमेंटेशन है वो उससे मुतालिक हो जाएंगे। तो जो पहला मुआहिदा क्या बन गया? 3 बनता है ना। पहला मुआहिदा जो आपस में आप लोगों का बन रहा है वो कौन सा बन रहा है भाई? मुशारका। आगे चल के बताऊंगा ये मुशारका का जो ताल्लुक है ये कमर्शियल मुशारका नहीं बन रहा, ये कोऑपरेटिव मुशारका है। ये भी याद रखिएगा। यस सर। ये कमर्शियल मुशारका नहीं बन रहा, ये कौन सा मुशारका है भाई? कोऑपरेटिव मुशारका है। डोनेशन करने में शिरकत हो रही, ठीक है, यानी आपस में मिलकर पूल बनाया हुआ, उस लिहाज से मुशारका है। द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स may be confined to a मुशारका कॉन्ट्रैक्ट इफ अ कंपनी मैनेजेस द फंड। तो अगर कंपनी मैनेज करती है फंड तो आपस में ये रिलेशनशिप क्या बन जाएगा? बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स मे बी कन्फाइंड एज ए मुशारका कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको हम मुशारका कह सकते हैं बादी नजर में, बादी नजर में, नॉट हकीकत, नॉट इन रियलिटी। नंबर 1 मुशारका। आगे क्यों? पहला कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन क्या हो गया भाई? मुशारका आपस में। दूसरा, the relationship between the company and the policy holders fund which is वकाला relationship in regard to the management। क्लियर है? Yes, दूसरा sir। रिलेशनशिप। दूसरा क्या है? दूसरा क्या? वकाला। वकाला। दूसरा क्या? वकाला। वकाला। कैसे? क्लाइंट के दरमियान हो पॉलिसी होल्डर्स। एक तकाफुल फंड है, तकाफुल फंड, और प्लस कौन है? प्लस कौन है भाई? कंपनी। कंपनी। ऐसे ही है ना? यस सर। तकाफुल फंड में कौन है? शुरका है, और प्लस यहाँ कंपनी कोई एबीसी कंपनी, कोई भी कंपनी है, एबीसी उसका नाम है। अब लेकिन कंपनी की हैसियत क्या है? कंपनी यहाँ पे क्या, कंपनी का क्या आकद है इसके साथ? नहीं, पहला आकद क्या है? वो तो मुदारिब तो इन्वेस्टमेंट का आकद है। मैनेजमेंट का आकद क्या है? वकाला। वकाला क्या है भाई? वकाला। वकील है ना? यस सर। पहले बता चुका हूँ क्या है? वकील। एक अकद बना शुरका का आपस में, वो बना मुशारके का। दूसरा अकद बना तकाफुल फंड यानी शुरका, पॉलिसी होल्डर्स और कंपनी का, वो बना है वकाले का। ठीक है, वकाला हो रहा है, कंपनी क्या कर रही है इसके साथ? वकाला। क्लियर है भाई? वो जो कंफ्यूजन जहां पे हो रही है इकराम, वो कंफ्यूजन ये हो रही है कि जनाब इन्वेस्ट मुदारबा, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट के 2 सिनेरियो हैं, एक मुदारबा का है, एक वकालत इस्तिस्मार का है। वो 2 सिनेरियो हैं इन्वेस्टमेंट के। जब कंपनी के साथ पहला अकद हो रहा है वो वकाला का हो रहा है। आसान नहीं, पहले पढ़ समझ आ रही सर। आ रही? यस सर। ठीक। इन्वेस्टमेंट में दोनों हो सकते हैं, वकाला और मुदारबा। मैनेजमेंट में सिर्फ हो सकता, हाँ, दोनों में से कोई एक हो सकता है इन्वेस्टमेंट में। 2 सिनेरियो होंगे इन्वेस्टमेंट में, लेकिन पहले निकाह तो कराओ भाई। निकाह ही नहीं हुआ तो बच्चे कहां से होंगे? वकाला जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, जो वकाला कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? वो शादी हो रही है। क्या हो रही है? शादी हो रही है। फिर बाद में उसके जायज तरीके वो आप मुदारबा कर लें या वकालत इस्तेमाल कर लें। अब ऑनलाइन कुछ जो है ना वो मैं चीजें हजम नहीं कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये हो गया तीसरा। अच्छा, रिलेशन ये हो गई जी। यस सर। वकाला हो गया तीसरा। ये वही बात आगे की हुई है जो भी हमने कर दी है एकदम। यस। वो आगे फिर जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट से आगे 2 तरीके। तीसरा, द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिसी होल्डर्स एंड द फंड which takes the form of donation commitment at the stage of making contributions and indemnification commitment the stage of the providing compensation of injury। अच्छा ऊपर करें। अब ये देखिए तीसरी,
relationship between the policy holder and the fund which takes the form of donation commitment. तीसरा तीसरा जो ताल्लुक वो क्या है? बिटवीन दी पॉलिसी होटल पॉलिसी होल्डर एंड द फंड, प्लस कौन है भी? वो फंड किन का है? पॉलिसी होल्डर्स का है। मगर ये ताल्लुक कौन सा बना है? इसमें बात हो रही है द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिसी होल्डर्स एंड द फंड विच टेक्स द फॉर्म ऑफ डोनेशन कमिटमेंट। यस सर, ये तबर्रुक ये डोनेशन कमिटमेंट, इल्तिजामी तबर्रुक यहां पे आके वो इल्तिजाम कर रहे हैं अपने ऊपर, लाजिम कर रहे हैं कि जी मैं करूंगा। तो ये तीसरा बन गया, कौन सा बन गया? इल्तिजामी इल्तिजामी तबर्रुक। तबर्रुक। अब कितने हो गए इसमें? मुआहिदात कितनी हो गई? एक तो हो गया मुशारका। मुशारका हुआ आपस में, नए साहब मुशारका क्या हुआ? आपस में शुराका। और दूसरा हो गया तकाफुल फंड प्लस कंपनी वकील है, ठीक है। और तीसरा हो गया पॉलिसी होल्डर और फंड, इनका आपस में क्या ताल्लुक है? वो इल्तिजामी तबर्रुक है। सर ये जो इंतजामी तबर्रुक ये मुशारका में नहीं आ रहा आपस में नहीं, वो है, वो इल्तिजामी तबर्रुक किया तो फिर शक्ल बनी मुशारका की। पहले कुछ करेंगे तो शक्ल बनेगी, यानी कुछ किया तो आगे उसकी शक्ल वजूद में आ गई, तो वो इल्तिजामी तबर्रुक किया, वो शक्ल मुशारका की बन गई। कंट्रीब्यूशन, अच्छा तो ये सारी इल्जाम तबर्रुक हुआ, फंड आ गया वहां, उसमें क्या आ गई? बीच में आगे क्या आ गई? कंट्रीब्यूशंस आ गई, ठीक है। एंड इंडेमनिफिकेशन कमिटमेंट। इंडेमनिफिकेशन कमिटमेंट का मतलब क्या है? ये लफ्ज सुन लो ना, एंड इंडेमनिफिकेशन कमिटमेंट, इसका मतलब ये है कि किसी एक बंदे का कोई हादसा पेश आ गया तो उसका हमने नुकसान की तलाफी करनी है। नुकसान की क्या करनी है? तलाफी, भरपाई करनी है उसकी, ठीक है। यानी किसी एक को इंजरी आती है तो सारे उसको एक बंदा, सारे बंदे मिलकर क्या करेंगे? उसकी क्लेम 10 लाख। एट स्टेज ऑफ द प्रोवाइडिंग कंपनसेशन फॉर इंजरी एज पर रेगुलेशंस एंड अंडरलाइंग कॉन्स्टिट्यूटेड डॉक्यूमेंट, जो भी कवायद ज़वाबित होंगे उसके मुताबिक क्या होगा? वो क्लेम हम अदा करेंगे। बात यहां तक क्लियर है? आगे चलें। प्रिंसिपल्स एंड शरिया बेसिस ऑफ इस्लामिक इंश्योरेंस। हमारे साथ जो अखबार मौजूद हैं उनमें से भी कोई सवाल करना चाहे तो लाजमी करे। उधर से आवाज नहीं आती है ना? आप करें। हुसैन आवाज आ रही है? सुन रहे हैं हुसैन भाई? इरा कासिम आपको आवाज आ रही है? ये ऑनलाइन वाला सीन हो रहा है, ऑनलाइन क्लास वाला। ये यूसरा इजाज टेनिस में लगा दूं लगता है ये भी सो गए सारे। हाँ चलिए। प्रिंसिपल्स एंड शरिया बेसिस ऑफ इस्लामिक इंश्योरेंस। इस्लामिक इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। अब मैं जरा तेजी से निकलूंगा आगे क्योंकि मैंने बुनियाद आपकी बनानी थी, वो बन गई है ना? यस सर, तो बन गई है ना? क्लियर हुए? क्लियर है? कोई क्लियर है? सुनिए भाई, मॉडल कैसे चल रहा है, ठीक है, और फायदा हो रहा है? कोई नहीं, वो इतनी दूर से आए हो, फायदा अगर ना हो तो फिर क्या हुआ? जी ओके, प्लीज। अच्छा क्लियर हो रहा है? Yes, आगे देखिए। अब 5/1 डोनेशन कमिटमेंट एज इट शुड बी स्टिपुलेटेड का लफ्ज जहां भी स्टैंडर्ड के अंदर आए तो इसका लफ्ज याद रखना। इसका मतलब होता है शर्त लगाना। इसका मतलब क्या होता है? शर्त लगाना। शरिया स्टैंडर्ड में जब ये लफ्ज आए तो डोनेशन कमिटमेंट एज इट शुड बी स्टिपुलेटेड दैट द पार्टिसिपेंट डोनेट्स हिज कंट्रीब्यूशंस एंड रिटर्न्स देयर ओन टू द इंश्योरेंस अकाउंट फॉर पेमेंट ऑफ इंडेमनिटी and may undertake to bear any deficit that may occur as per regulation। तो पहली कमिटमेंट करेगा शरीक पहली कमिटमेंट कौन सी करेगा? डोनेशन की। और वो शर्त लगानी चाहिए, इट शुड बी स्टिपुलेटेड दैट द पार्टिसिपेंट डोनेट हिज कंट्रीब्यूशन, कि वो अपनी क्या करे? डोनेट करे, एंड द रिटर्न देयर ऑन टू द इंश्योरेंस अकाउंट। और जो उसके ऊपर रिटर्न आएगा, वो पार्टिसिपेंट जो पैसा देगा ना, उसके ऊपर आगे इन्वेस्टमेंट होगी, वहां से क्या आएगा? रिटर्न आएगा, ठीक है। वो कहां पे जाएगा? इंश्योरेंस अकाउंट में जाएगा। इंश्योरेंस अकाउंट से मुराद वही तकाफुल फंड। इंश्योरेंस अकाउंट से मुराद वही तकाफुल फंड। पैसा आएगा वो सारा का वो कहां पे जाएगा? उसी पूल में जाएगा। फॉर पेमेंट ऑफ इंडेमनिटी, क्यों भी वहां पे क्यों जाएगा? फॉर पेमेंट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब कोई नुकसान हो जाएगा तो वहां पे दे देगा। And may be undertake to bear any deficit,
या फिर कोई और डेफिसिट आ जाए। बाज़ दफा डेफिसिट भी आ जाता है। डेफिसिट कैसे आ जाए? आपका कुल फंड पड़ा हुआ है 1 करोड़ का, कुल फंड था 1 करोड़, ठीक है, कुल फंड कितना था? 1 करोड़, ठीक है। उसमें से आपने एक्सपेंसेस निकाल दिए, क्लेम निकाल दिए, ठीक है। लेकिन फिर एक क्लेम ऐसा हो गया, वो हो गया जनाब 50 लाख का क्लेम भरना पड़ेगा। कितने का? 50 लाख। मगर अब फंड में अब 1 करोड़ पड़ा हुआ, अब पड़े हुए हैं जनाब 40 लाख। कितने पड़े हुए हैं? 40। तो 10 लाख के आगे आपका डेफिसिट, 10 लाख के आगे डेफिसिट। तो डेफिसिट भी बाज़ दफा हो सकता है ना, हो सकता भाई। एक कुल फंड में 1 करोड़ मुमकिन है ना पड़ा हो, तो डेफिसिट, अब डेफिसिट हो तो फिर उसकी क्या सूरत है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको डेफिसिट को क्या कहां से पूरा करना है, डेफिसिट को कहां से पूरा करना है। लेकिन ये पॉइंट मैं आगे चल के बता दूंगा, यहां भी इसको ध्यान में रखेंगे, डेफिसिट को पूरा कहां से करना है ये बता दूंगा आगे। 5/2 द कंपनी दैट अरेंजेस द इंश्योरेंस डील should maintain 2 separate accounts, one for its own rights and liabilities and the other for the right and liabilities of the policy holders। वो बात जो पहले बता चुका हूं जी। ये है कंपनी, वो कहते हैं कंपनी के 2 अकाउंट होने चाहिए। कंपनी कौन सी है भाई? ABC। और ये इसका अकाउंट अलग हो और तकाफुल फंड का अकाउंट अलग हो, वजह में मिक्सअप ना हो। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि कंपनी का पैसा अपना कौन कौन सा हो सकता है। अपना पीछे बताया ना कि उसका अपना कैपिटल हो सकता है, उस कैपिटल के ऊपर रिटर्न्स हो सकते हैं, ठीक है। फीस उसके पास आएगी, फिर उसके ने जो इन्वेस्टमेंट की होगी मुदारबा उसके साथ आएंगी। वो सारी कंपनी की अपनी, ये वो पूरी 100% कंपनी की क्या है? अपने फिर बोलो ना, उसका अपनी मिल्कियत है। क्या है? किसकी? कंपनी की। और ये पड़ा हुआ है तकाफुल फंड, ये कंपनी की मिल्कियत नहीं है। यहां पर वो क्या है? जस्ट अमीन। ये किनकी मिल्कियत है? पॉलिसी होल्डर की। अब आप कह रहे हैं कि ये किसकी मिल्कियत है? पॉलिसी होल्डर्स की। अब यहाँ पे जरा थोड़ा सा वकील फिकी है बात से, ये पॉलिसी होल्डर्स में से किसी एक की मिल्कियत नहीं है और मिल्कियत भी नहीं है। अब सुन लो, मिल्कियत भी नहीं है, ठीक है। ये अब आपने डोनेशन कर दी है, अब आप उसके मुश्तरका मालिक हैं। इसको कहते हैं मिल्कियत मुशा। क्या कहते हैं? मिल्कियत मुशा, कॉमन ऑनरशिप। क्या? कॉमन ऑनरशिप। एक बंदा है 10,000 उसने दिया, पॉलिसी होल्डर ने कितना दिया? 10,000। कल वो आके कई शेयर में दिया 10,000, कल कई शेयर पे नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा, वापस कर दें, अम्मी मार रही है वापस कर। अब वापस नहीं होना, क्योंकि एक बार आपने क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। तो जब डोनेट कर दिया तो फिर वापस होगा नहीं, किसी भी सूरत वापस नहीं होगा, मिल्कियत में ही रहेगा। बात क्लियर है? ऐसा हो सकता है कि अगर मतलब कि उनकी लिए पाबंदी है कि उन्होंने हर माह पे करना है 5,000। कोई एक माह ऐसा आ जाए कि कोई एक पर्सन ऐसा कहे कि मैं इस माह पे नहीं कर सकता, तो नेक्स्ट मंथ में 2 माह का पे कर दूंगा इकट्ठा, जो मेरा पीछे डिफॉल्ट है। हाँ, तो बाहमी इफाम तफहीम से हो सकता है मामला, बाहमी इफाम तफहीम से मामला तय पा सकते हैं। आगे, द कंपनी दैट अरेंजेस द इंश्योरेंस डील शुड मेंटेन 2 सेपरेट अकाउंट्स। ये हो गए क्लियर? आगे चलें। 5/3 द कंपनी शुड एज्यूम द रोल ऑफ द एजेंट इन मैनेजिंग द इंश्योरेंस अकाउंट एंड द रोल ऑफ द मुदारिब और एजेंट इन इन्वेस्टमेंट द इंश्योरेंस एसेट्स। ये मेरा ख्याल क्लियर है, आपको होना चाहिए। इसको करें जरा इस तरह। कंपनी शुड एज्यूम दैट द रोल ऑफ द एजेंट। कंपनी क्या है? क्या है? एजेंट है। एजेंट है ना कंपनी? क्या है भाई? एजेंट है, ठीक है। इन मैनेजिंग द इंश्योरेंस अकाउंट, इंश्योरेंस बड़ा तकाफुल फंड बड़ा, एंड द रोल ऑफ द मुदारिब और एजेंट इन इन्वेस्टिंग द इंश्योरेंस एसेट। और दूसरा उसका क्या है रोल? जब इन्वेस्टमेंट करेगी अमाउंट तो वहां पर या तो वो होगी मुदारिब होगी या वो क्या होगी? इन्वेस्टमेंट एजेंट। वहां पर फिर खाली एजेंट नहीं, एजेंट पहले बन गई, अब जब इन्वेस्टमेंट करेगी तो वहां पे इन्वेस्टमेंट एजेंट होगी या फिर क्या होगी? मुदारिब होगी। क्लियर है? आगे चले जी।
द इंश्योरेंस अकाउंट is entitled to the insurance assets and their own returns on investment and should bear the liabilities relating to these assets. अब वो कह रहे हैं जो इंश्योरेंस अकाउंट है, जो तकाफुल फंड है, वो उसमें क्या है, इंश्योरेंस एसेट पड़े हुए हैं. क्या पड़े हुए हैं उसमें? इंश्योरेंस वो जो पैसा है आपका वो क्या है? इंश्योरेंस एसेट्स हैं. एंड देयर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर उनको आगे जब इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां से जो पैसा आ रहा है वो पड़ा हुआ है. ठीक है. एंड शुड बियर द लायबिलिटीज रिलेटिंग टू दिस एसेट. अब वो जो पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, वो लायबिलिटी बन रहा है. किसकी लायबिलिटी बन रहा है? इंश्योरेंस अकाउंट की लायबिलिटी बन रहा है. ठीक है. और वो कंपनी उसकी क्या है? जिम्मेदार है. क्योंकि मैनेज कौन कर रही है भाई? कंपनी मैनेज कर रही है. द अडॉप्टेड रूल्स में कंप्राइज डिस्पोजल ऑफ द सरप्लस इन अ वे दैट सर्व्स द कॉज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. अब वो कह रहा है कि जो रूल्स है ना, रूल्स, कंपनी उन रूल्स को ऐसे एक्सरसाइज करेगी, ऐसे चलाएगी, सरप्लस इन अ वे दैट सर्व्स द कॉज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट. ये पैसा किन का है? पार्टिसिपेंट्स का है. लिहाजा पार्टिसिपेंट्स का पैसा है, वो कंपनी जो है उस पैसे को ऐसे ही एक्सरसाइज करेगी जैसे उनका अपना है. जो अडॉप्टेड रूल्स हैं वो फॉलो किए जाने चाहिए. वो क्या किए जाने चाहिए? फॉलो किए जाने चाहिए. सच एज एक्यूमुलेशन ऑफ रिजर्व, जैसा कि पास पड़ा हुआ है ना, रिजर्व्स पड़े हुए हैं, तो उनकी केयर टेकिंग करना. रिडक्शन ऑफ द कंट्रीब्यूशन, चैरिटेबल डोनेशंस एंड पार्शियल या फुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सरप्लस अमंग द पार्टिसिपेंट्स. द मैनेजिंग कंपनी इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी शेयर ऑफ द सरप्लस. अब ये सारा कुछ जो है, सरप्लस होगा, कंट्रीब्यूशंस होंगी, वो सारा चैरिटी किया जाएगा. अच्छा, अगर वो सरप्लस बच गया है, कोई चीज बच गई है, सरप्लस बच गया है, तो वो सरप्लस जो है वो किसके पास जाएगा? शाबाश, तकाफुल फंड में आ जाएगा. वो ऐसा नहीं होगा वो कंपनी ले जाएगी, वो कंपनी नहीं लेके जाएगी. बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? इधर देख शेर, इधर देख, बात समझ रहे हो कि ये जो बात की जा रही है ना, कि या तो आप वो डोनेशन एंड पार्शियल फुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस अमंग द पार्टिसिपेंट्स, या डोनेशन कर दो, या चैरिटी कर दो, या दोबारा पार्टिसिपेंट्स को ही दे दो. सरप्लस वो सारा उधर आ जाएगा, लेकिन वो कंपनी को सरप्लस नहीं जाएगा. वो क्योंकि वो सारा पैसा है किसका? तकाफुल फंड का है ना. पैसा किसका है? तकाफुल फंड का. कंपनी को कब कब मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, वो बता चुका हूं. कंपनी को कब मिलेगा, किस हैसियत में मिलेगा, वो वाज़ेह हो चुका है. ठीक है. 5/6. When the company is liquidated, all provisions and accumulated reserves pertaining to insurance should be spent on charitable purposes. Sorry. अच्छा जी, कंपनी तहलील हो रही है. क्या हो रही है? तहलील हो रही है. यहां पे लफ्ज लिखा हुआ लिक्विडेटेड. लिक्विडेट का मतलब यह है कि अब वो कंपनी जो है वो खत्म कर रहे हैं. अब वो जब खत्म कर रहे हैं, उसके अंदर प्रोविजंस हैं, अकोमोलेटेड रिजर्व पड़े हुए हैं, वो इंश्योरेंस से मुतालिक. वो कह रहा है वो कहां पे जाएंगे? वो सारे के सारे पॉलिसी होल्डर्स को दे दिए जाएंगे. पॉलिसी होल्डर्स को दे दिए जाएंगे. चैरिटेबल अकाउंट्स तकाफुल फंड के लोगों को भी नहीं मिलेंगे. नुकता पहले बता चुका हूं. अब वो उनकी मिल्कियत में रही नहीं भाई, जब डोनेशन कर दी. नहीं समझ पा रहे बात को? उसकी मालिक ही है. अब वो जब आपने पैसा डोनेट कर दिया, इसको कह रहे हैं कि आपने वो इल्तिजाम कर लिया था, अपने ऊपर कमिटमेंट कर ली थी. अब आपने पैसा आगे क्या कर दिया? दे दिया. कभी आपने ऐसा किया कि जनाब ये पैसा आपने किसी को दे दिया होगा, मतलब वैसे हदिया कर दिया, डोनेशन कर दिया, आप बाद में कहीं नहीं वापस कर रहे. अब वो चैरिटेबल पर्पज नहीं जाएगा सारा पैसा, वो उनको वापस ना कंपनी को मिलेगा ना पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा. इधर देखिए मेरी तरफ, ना कंपनी को मिलेगा ना पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा. वो पैसा सारा चैरिटेबल पर्पस में हॉस्पिटल्स को चला जाएगा, मदरसास को चला जाएगा, ऑर्फन्स सेंटर्स को चला जाएगा. ठीक है. इन द केस ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, वो लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी तो रुखसत हो जाएगी. वो लिक्विडेशन तो असल में उस तकाफुल फंड की हो रही है ना. कंपनी तो एबीसी है ना, वो तो पतली गली से निकल जाएगी. असल तो वो लिक्विडेशन तो तकाफुल फंड खत्म हो रहा है ना,
इस्लामिक इंश्योरेंस खत्म हो रही है तो वो असल में जाएगा उसको। Preference should be given to the policy holders to participate in management of the insurance operations. आगे करें through the appropriate legal, भाई इधर इधर ही प्रेफरेंस शुड बी। अच्छा जी, अब अगला पॉइंट ये है कि कंपनी को क्या करना है, मैनेज करना है। तो कंपनी की मैनेजमेंट में वो कह रहे हैं कि प्रेफरेंस करें आप पार्टिसिपेंट्स को, किसको मैनेज करें, प्रेफर करें पार्टिसिपेंट्स को। प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू द पॉलिसी होल्डर्स टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द इंश्योरेंस ऑपरेशंस। के इंश्योरेंस के जो ऑपरेशंस है ना भाई, इंश्योरेंस कैसे, अब क्लेम कैसे हो रहा है, वो कॉस्ट क्या आ रही है, ये सारी चीजें ऑपरेशंस चल रहा है ना, इस ऑपरेशंस में वो कह रहा है कि प्रेफरेंस किसको मिलनी चाहिए, पार्टिसिपेंट्स को, थ्रू एप्रोप्रिएट लीगल अरेंजमेंट दैट enable them to exercise their control rights and protect their interest। वो कह रहे हैं कि इससे क्या होगा कि उनका जो पैसा है ना या उनके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट रहेंगे, पैसा या राइट्स क्या रहेंगे, प्रोटेक्ट रहेंगे। सच अरेंजमेंट्स शुड इंक्लूड अमंग अदर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये कैसे होगा, कैसे होगा भाई, वो कह रहे हैं कि जी मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेंट्स को जो है वो आप क्या करें, प्रेफरेंस करें। मगर वो प्रेफरेंस कैसे मिलेगी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें आप 4-5 पॉलिसी होल्डर्स ऐड कर लें। उनका जो कंपनी का बोर्ड ऑफ क्या है, डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप पार्टिसिपेंट्स में से लोग रखें। नहीं पॉइंट समझ रहे, बोर हो रहे बोर हो रहे हो, थके हो, तो मैं तो थका नहीं बड़ा पुराना इंजन है, उधर है जिन्ना नवा है ना तेन पता ही नहीं यार, पुराने इंजन उड़ा देता है गर्म हो रहा भाई, नहीं समझ पा रहे, एसी ऑन है। है। देखो बात ये हो रही है, बात ये हो रही है, हम जो है ना वो 3:30 बजे खत्म करेंगे। कितने बजे, 3:30 बजे। पंखे नहीं स्लो करें, एसी की आवाज नहीं आ रही। बात समझ रहे हो? बात ये हो रही है कि जो पार्टिसिपेंट्स है ना उन पार्टिसिपेंट्स को आप प्रेफरेंस दें मैनेजमेंट के अंदर। और वो प्रेफरेंस कैसे देंगे, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा बना दें। किसका हिस्सा बना दें, डिसीजन पावर आ जाएगी ना आपके पास सर। जब एक पार्टिसिपेंट्स के पास डिसीजन पावर होगी तो अच्छे से तो मैनेज कर लेगा चीजें। ठीक है, आगे देखिए। कंपनी शैल एडहेयर टू द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक शरिया इन ऑल इट्स एक्टिविटीज and investment, especially in refraining from provision of insurance coverage for Sharia banned items, activities और purposes। वो कह रहे हैं कि जो कंपनी है ना वो उस पर लाजिम है कि वो क्या करे, इस्लामिक शरिया लॉ को क्या करे, फॉलो करे, अपनी तमाम किस्म की एक्टिविटीज में भी और किसमें भी, इन्वेस्टमेंट में भी। कंपनी अब आगे मैंने बताया ना, कंपनी आगे दो तरह से इन्वेस्ट कर सकती है ना, या मुदारबा के थ्रू या वकालत तो इस्तिस्मार। ठीक है, अब वो पोर्क में इन्वेस्टमेंट कर दे, वाइन में इन्वेस्टमेंट कर दे, नहीं कर सकती। वो इन्वेस्टमेंट करेगी कहां पे करेगी भाई, हलाल बिजनेसेस के अंदर। इसलिए वो कह रहे हैं कि शरिया एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टमेंट इसको देखे, और जो चीजें बैंड हैं शरिया में उसमें वो नहीं कर सकती। ठीक है सर, जी जी बेटे बोले। वो बढ़ जाता है अगर कंपनी तब्दील हो जाए तो उनके जितने भी फंड्स होंगे तो वो चैरिटेबल पर्पस के लिए इस्तेमाल होंगे जी। तो अगर एक कंपनी जो तहलील हो रही है वो अपने जितने भी उसके पास फंड्स पड़े होंगे, तकाफुल फंड्स पड़े होंगे, वो अगर किसी और कंपनी के सुपुर्द कर दे, मतलब कोई इस्लामिक तकाफुल जो उसके ऊपर वर्किंग कर रही है, अगर उसकी सुपुर्द कर दे, उसके जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो उस कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर लें तो उसके ऊपर कोई है पॉसिबिलिटी। देखिए हम कंपनी किसको कह रहे हैं, हम तकाफुल फंड है और फिर एक कंपनी है, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अब वो पार्टिसिपेंट्स भी कहते हैं कि तहरीरी हो, वो भी आगे उसको लेके नहीं जा रहे। सिनेरियो 1 वो नहीं चाहते कि भी आगे हम मजीद डोनेशन करें, तहरीर कर दो। अच्छा जी, तहरीर होगी। नंबर 2 ये कि कंपनी कह रही है कि जी नहीं, अब हम आपके साथ काम नहीं करना चाह रहे, पार्टिसिपेंट्स खड़े हुए हैं अभी भी,
फिर वहां पर आपने जो सिनेरियो डेवलप किया है वो आ जाएगा, यस फिर हम किसी और कंपनी को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। वो रिद काबूली वो यानी कि वो कंपनी और आके ऑन कर लेगी, कंपनी कोई और आके ऑन कर लेगी, पीछे सारे इस कंपनी के साथ मामला हम खत्म कर देंगे, फिर नए सिरे से उसके साथ मामला शुरू हो जाएंगे। और जो इधर तकाफुल फंड का जो सरप्लस पड़ा होगा, जो रिजर्व्स पड़े होंगे, वो सारे हमें पता करने पड़ेंगे कितने पड़े हुए, सारे उसका अदादोशुमार हमारे पास होगा। तो यानी कि वो जो सेकंड सिनेरियो में आपको हम कंपनी पीछे हट जाए तो वो सिनेरियो फिर आपका जो मुताबिक सवाल का बैठे, ठीक है। A Sharia supervisory board shall be formulated for insurance of fatwa that are binding to the company and establishment of an internal unit for Sharia monitoring and auditing. अब वो कह रहे हैं कि जी आपके पास एक शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड भी होना चाहिए, इस इंश्योरेंस कंपनी के अंदर क्या होना चाहिए, शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड। वो क्या करे, पूरी क्या करे, मॉनिटरिंग करे, एस्टैब्लिशमेंट इंटरनल यूनिट करे, ऑडिट करे और मॉनिटर करे। इन्हें दो चीजें करेगा वो, एक ऑडिटिंग करेगा और दूसरी मॉनिटरिंग करेगा। ये दो अलग चीजें हैं। ऑडिटिंग का मतलब ये है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुई होगी उसको वो पूरी ट्रांजैक्शन को A to Z देखेगा। कहाँ, कंपनी के पास होना जरूरी है। हाँ जी जी, वो पूरी कंपनी के ऊपर ही, तकाफुल फंड के ऊपर भी और कंपनी के अंदर ये शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड होगा, ठीक है, जो उन सारी चीजों को लेकर चलेगा। सर ड्यूरेशन कितना हो किस चीज का, ये सुना फंड देने का, जो हमने पे इंतजामी किया आपने बताया। हाँ, ये आप पॉलिसी में तय कर लें कि वी आर मेकिंग इट फॉर 2 years, फॉर 5 years, फॉर 10 years, आप तय कर लेते हैं, ठीक है, आप इसको तय कर लें। सर अगर तय नहीं करते, जी, तय नहीं करते, कोई मुद्दा तय नहीं करते और 5 साल बाद जाके कहते हैं, सब कहते हैं कि इसे रोक देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, तो वो सब फंड है वो चैरिटेबल होगा कि उनके पास वापस है? हो जाए क्या कर, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, आगे करें, ऊपर करें, क्या करें हम, सवाल के दोबारा बोलें। कहा है कि अगर मुद्दा हमने नहीं डिसाइड की कि कितने साल की है, 5 साल की, 10 साल की, म्यूचुअली भी डिसाइड किया जाएगा एट द टाइम ऑफ द निज़ा, जब भी वो झगड़ा वाकई होगा, जब भी कोई मामला वाकई होगा, तो उस वक्त म्यूचुअली आप तय कर लेंगे कब आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इस्लामिक इंश्योरेंस, इस्लामिक इंश्योरेंस की टाइप्स क्या है, इकसाम क्या है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस विच एंटेल्स indemnification for actual injury and comprises insurance against fire, car accident, airplane accident, liability, breach of trust, etc. अब इसमें क्या है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में हमारे पास सबसे पहले जनाब आ जाती है कौन सी, अगेंस्ट फायर, आपका घर है वहां पे मामला हो जाता है, कार एक्सीडेंट हो जाता है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, एयरप्लेन एक्सीडेंट, एयरप्लेन क्रैश कर देता है, लाइबिलिटी, कोई कंपनी अपनी लाइबिलिटी ब्रीच कर देती है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के अंदर आती है। ये पहली किस्म है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। दूसरी है पर्सन इंश्योरेंस, जिसको हम कहते हैं फैमिली तकाफुल, विच इंक्लूड्स इंश्योरेंस अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डिसएबिलिटी एंड डेथ। इसमें दो चीजें आती हैं, पर्सन इंश्योरेंस में दो चीजें आती हैं, एक आती है डिसएबिलिटी और एक आती है डेथ, माजूरी और फोतगी, माजूरी और फोतगी, एंड इज समटाइम्स नोन एज तकाफुल म्यूचुअल सपोर्ट, इट कोरस्पॉन्ड्स टू कन्वेंशनल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, ये उसके ऑपोजिट। अब ये देखिए, इंश्योरेंस अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डिसएबिलिटी और डेथ टेक्स प्लेस एज फॉलोज। अब जो ये ना पर्सनल इंश्योरेंस है, उसकी आगे कितनी शक्लें हैं, पर्सनल इंश्योरेंस की कितनी शक्लें, दो है ना भाई। यस सर। अब आगे वो कह रहा है कि आगे इनकी दो किस्में, आगे इनकी ये इस तरह से वाकई हो सकती है, ऊपर कह रहे हैं 6211। क्या करेंगे आप, सबमिट करेंगे सबमिशन ऑफ अ रिक्वेस्ट फॉर पार्टिसिपेशन इंडिकेटिंग ऑल पर्सनल अफेयर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। एप्लीकेशन लिखी जाएगी, उसमें मसलन डिसेबिलिटी है तो आप पूरा बयान करेंगे कि जी ये बंदा डिसेबल है, ये इसका नेम है, इतनी इसकी एज है, ये इसको माजूरी है, ये मसला है, वो सारा उसका बायोडाटा शुड बी कैरेक्टरिस्टिक्स से मुराद लिए दैट नीड टू बी नोन फॉर ऑफरिंग द इंश्योरेंस कवरेज टू द इंश्योर्ड, ताकि
जो जरूरत होती है ना कि जो चीज जानी जाए, वो पता होना कि ये चीज इसकी क्या है, जानी जाएगी। अलोंग विद द पर्टिकुलर्स ऑफ द एंटाइटलमेंट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कौन है? इंश्योर्ड किसे कहते हैं? जिसके इंश्योरेंस की जाए। हाँ जी, पार्टिसिपेंट। ठीक है, जो जो बंदा है, ठीक है, इंश्योर्ड, ठीक है। तो लिहाजा वो उसकी जो पर्टिकुलर्स हैं, एंटाइटलमेंट है, ऑब्लिगेशन है, वो सारी वो भी क्या होनी चाहिए, वाज़ेह होनी चाहिए। तो यहां पर यह कि सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन के अंदर पूरा बायोडाटा A to Z मौजूद होना चाहिए। ये इस बात सर, इस शीट के अंदर। अगली शीट करें 6212, स्पेसिफिकेशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन अमाउंट, कि आप इस चीज को भी स्पेसिफाई करेंगे कि कितनी अमाउंट को आप कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, ये भी आप मेंशन करेंगे। स्पेसिफिकेशन ऑफ द बेनिफिट्स पेएबल टू द बेनिफिशियरी एज पर एग्रीमेंट। माजूर हो जाएगा बंदा या बंदा फोत हो जाएगा, तो कितने पैसे जो है वो, स्पेसिफिकेशन ऑफ द बेनिफिट, बेनिफिट भी आपने भाई, बंदा ये फोत हो गया तो इसको हम 20 लाख देंगे, जिसकी फैमिली को, नॉमिनी को 20 लाख, जिसको नॉमिनेट किया जाएगा, नॉमिनी, उसको कितना मिलेगा? 20 लाख। ये आप लिखेंगे पहले से, ठीक है। कंपनी की जो शराइत है, वो जो फॉर्म होगा उसके अंदर ये चीज मेंशन की जाएगी। स्पेसिफिकेशन ऑफ द बेनिफिट, या अगर ये तो भरने वाले के लिए, या अगर बंदा वो हो जाता है, माजूर हो जाता है, तो माजूर को जी महाना जी 10,000 मिले, ठीक है। तो ये आप इसके अंदर करेंगे, मेंशन करेंगे। Specification of the benefit payable to the beneficiary. In case of death, the takaful entitlement should be distributed among the deserving person, parties or purposes as indicated in the document. डेथ हो जाती है तो फिर तकाफुल जो एंटाइटलमेंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिजर्विंग पर्सन, जो भी उसका पीछे नॉमिनी है उसको ही वो जाएगा। डिजर्विंग पर्सन जो होगा ना, डिजर्विंग पर्सन वो कि आप लिखते हैं ना, जो फैमिली आप करें, लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो आपने इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो फिर आप अपना नॉमिनी दे के जाते हैं कि दिस इज माय नॉमिनी, मेरा बेटा है, मेरी वाइफ है, वालिद है, वट एवर जो भी आप उसके अंदर, वो होगा डिजर्विंग पर्सन। वो इंडिकेट करें होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वो इंडिकेट, अगर आपने इंडिकेट नहीं ना किया तो कोई नहीं, अगर आपने इंडिकेट नहीं ना किया तो कोई। एंड अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटरी रूल्स इशूड बाय द शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड, और जो शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड है उसके मुताबिक होना चाहिए, वही रूल्स होने चाहिए। इन केस द डिसीज्ड वाज एंटाइटल्ड टू सम इन्वेस्टमेंट बैलेंसेस, then the same should be distributed among the inheritors according to the Islamic rules of the inheritance. In case the deceased was entitled to some investment balances, deceased मरने वाला, deceased जिसको सीज कर दिया गया, deceased मरने वाला, वो कह रहा है कि in case the deceased was entitled to some investment balances, उसके पास कुछ इन्वेस्टमेंट बैलेंस भी पड़ा हुआ था 5 लाख रुपए, वो इन्वेस्टमेंट बैलेंस था। कौन सा बैलेंस था? इन्वेस्टमेंट का बैलेंस था 5 लाख, वो अलहदा था, और जो उसका पॉलिसी जो उसको मिलनी थी पैसे, वो क्या थे? अलहदा थे। देन द सेम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इनहेरिटर्स। अब वो जो इन्वेस्टमेंट वाला पैसा है वो नॉमिनी को नहीं मिलेगा, वो इनहेरिटर्स को मिलेगा, बुरासा को मिलेगा। समझ रहे हो बात को? यस। ये नहीं कि जो बंदा मरने वाला मरा, उसका 20 लाख रुपया था, वो मिल गया, इसको नॉमिनी को मिल गया, किसको मिल गया भाई? नॉमिनी। लेकिन उसका 5 लाख इन्वेस्टमेंट का भी था, वो इसको नॉमिनी को नहीं मिलेगा, वो जाएगा बुरासा को। किसको जाएगा? बुरासा को जाएगा। फर्क, फिकी फर्क पूरा साफ नहीं करना, क्या? 20 लाख भी मरने वाले के पूरा साफ है। हाँ जी बेटा, यही तो कह रहा हूँ कि फॉर्म के अंदर ना आप मेंशन करेंगे ना, व्हेन यू आर गोइंग फॉर द फैमिली तकाफुल, फैमिली पर्सनल लाइफ तकाफुल, आप अपनी करवाई, आप कहेंगे जी मैं मर जाऊं तो मेरे पीछे इस बंदे को पैसे देने हैं, वो नॉमिनी आप मेंशन करेंगे फॉर्म के अंदर, वो पर्सन ए होगा या पर्सन बी होगा या पर्सन सी होगा, कोई एक बंदा होगा, ठीक है, उसी को मिलेगा। बाप को करोगे तो बाप को मिलेगा, भाई करोगे भाई को मिलेगा, बीवी करेगा तो बीवी को मिलेगा।
किसी और वारिस को, हालांकि होगी और भी कानूनी वारिस होंगे, मगर किसी और को नहीं मिलेगा। कानूनी वारिस और भी होंगे, ठीक है, मगर किसी और को नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हो? एट द टाइम से जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उनका, उसमें तो वो यही था ना कि नॉमिनी को मिलेगा। उसने नॉमिनी नाम मेंशन कर दिया, हाँ साल के तौर पर उसने अपने वाल साहब का नाम मेंशन कर दिया, जी। और आफ्टर 10 years उसके वाल साहब भी डेथ कर गए, तो साल बाद वो भी डेथ कर जाए, बाद उसको किसको देंगे फिर उसका जो है। देखिए ये तो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं ना। एक्सेप्शन केसेस में जाहिर बात है, जब वो डेथ हो रही है, ठीक है, तो उस वक्त जो है वो सडनली डेथ हो जाती है तो फिर तो एक अलग बात है। लेकिन उससे पहले के मामला हैं कि वो नॉमिनी आगे किसी और को नॉमिनेट कर देगा। नेक्स्ट टू कीन इसको कहते हैं, नेक्स्ट टू कीन कहते हैं हम, फॉर्म के अंदर लिखा जाता है नेक्स्ट टू कीन, लिखा होता है फॉर्म के अंदर नेक्स्ट टू कीन, एक दो मेंशन करते हैं, इस नाम ये ना हो ये हुआ ये तो ये, ठीक है। खैर ये एक्सेप्शन केसेस है, लेकिन जो पॉइंट है ना बेटा वो समझो, पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, पॉइंट ये है कि भाई जो बैलेंस पड़ा हुआ है ना इन्वेस्टमेंट बैलेंस का, वो पैसा जाएगा किसको? बुरासा को। अब आप समझ नहीं रहे यहाँ पे फिक्री नुकता, फिक्री नुकता नहीं, मैं समझाता हूँ, वो तो आप समझे नहीं। इन्वेस्टमेंट का पैसा वो मिल्कियत ताम है, और मिल्कियत ताम विरासत में जारी होती है, ठीक है। विरासत में क्या जारी होती है? मिल्कियत ताम जारी होती है, और ये मिल्कियत मुशाह है, सबकी मिल्कियत है ये पॉलिसी होल्डर्स का, ठीक है। ये एक कोई जाएगा जो नॉमिनी किया जाएगा, ये मिल्कियत ही नहीं है, ये मिल्कियत ही नहीं है, तो बुरासा को कहां से जाएगा? ठीक है, मिल्कियत ही नहीं है तो बुरासा को कहां से जाएगा? आगे 6215, इन केस ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट डेथ, कि जब डेथ का केस हो, इट शुड बी स्टिपुलेटेड इन द इंश्योरेंस पॉलिसी दैट द इंश्योर्ड, द बेनिफिशियरी और हिज inheritor should not be entitled to any compensation when the death is caused by a murder wherein the said beneficiary or inheritor is involved. अगर नॉमिनी ही मर्डरर हो, नॉमिनी ही मर्डरर हो, कातिल हो, तो फिर उसको नहीं दी जाएगी। ये भी शरीयत स्टैंडर्ड कहता है कि नहीं, फिर आप उसको नहीं कर सकते पैसा, वो वायलेशन हो जाएगी शरीयत की। ये देखो, इन केस ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट डेथ इट शुड बी स्टिपुलेटेड, आप शर्त लगाएंगे इन द इंश्योरेंस पॉलिसी दैट द इंश्योर्ड, द बेनिफिशियरी, द बेनिफिशियरी जो फायदा और हिज इनहेरिटर या आगे वारिस शुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी कंपनसेशन, उसको कोई कंपनसेशन नहीं दी जाएगी व्हेन द डेथ इज कॉज्ड बाय अ मर्डर, जब वही कातिल है, wherein the said beneficiary or inheritor is involved, और वो उसमें शामिल है। आगे करो, participation in Islamic insurance, non-Muslims may participate with Muslims in the various types of Islamic insurance, अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो वो भी शामिल हो सकता है शराइत के साथ। The contribution may be determined according to the actual principles based on the statistical techniques, जो कंट्रीब्यूशन है वो डिटरमिन की जाएगी अकॉर्डिंग टू दी एक्यूरेट प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, कि जो उसका शुमारियाती होगा, टेक्निक्स होंगी, उसी के मुताबिक उसका डाटा इकट्ठा किया जाएगा। इन दिस रिगार्ड ड्यू कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू वेदर द रिस्क इन्वॉल्व इज फिक्स्ड और वेरिएबल, तो जहां पर भी रिस्क आएगा वो वेरिएबल हो या फिक्स हो, उसी के मुताबिक डील किया जाएगा। एंड टू द कंट्रीब्यूशन रिस्क ट्रेड ऑफ डिसाइड्स डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइप एंड पीरियड ऑफ द रिस्क कवरेज एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द इंश्योरेंस अमाउंट, और जिस हद तक कवरेज की जाएगी उसी हद तक, यानी इसको बात को समझ लो इस नुकते को, कि आपको कवरेज उतनी ही मिलेगी जितनी आपने पॉलिसी ली है। आपकी पॉलिसी कवर, इसको क्या कहते हैं? पॉलिसी कवर, ये नुकता समझ, पॉलिसी कवर है, आपने ली है हेल्थ पॉलिसी और वो ली है जनाब हेल्थ में आपने, बिल्कुल बेशक मसला आपको कोई कैंसर, अल्लाह ना करे किसी को कैंसर का कोई मसला है, ठीक है, तो कैंसर की आपने पॉलिसी कवर लिया हुआ, आपने किसका? कैंसर। बाद में आपको हेपेटाइटिस हो जाता है, तो वो हेपेटाइटिस की आपको रिकवरेज कोई नहीं मिलनी,
अब स्पेसिफिकली हुई है हेल्थ उसकी कैंसर की, या तो कॉमन हेल्थ की ले लें, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, लॉस लॉस हुआ 5 लाख का, लाख कितने लॉस कितना हुआ? 5 लाख। गाड़ी की वैल्यू जनाब, गाड़ी की वैल्यू जो है वो 50 लाख है, तो 50 लाख नहीं मिलना आपको, कितना मिलना है? 5 लाख। कितना मिलना है? 5 लाख। तो वो जितनी लॉस होगा उतना ही आपको कवर मिलेगा, पॉलिसी कवर, यानी ये पॉलिसी कवर इतना ही मिलेगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है कि वो पूरा स्टेटिस्टिकली उसको अकाउंट किया देगा। आगे करें, ऊपर करो भाई। अच्छा ठीक है, बस 8 मिनट बाद कमिटमेंट्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन इस्लामिक इंश्योरेंस। कमिटमेंट से मुराद क्या है कि वो उनके जो पार्टिसिपेंट्स की कमिटमेंट्स हैं वो बड़ी वाजे होनी चाहिए। सर हाँ जी, ये डोनेशन और चैरिटी एक ही चीज है? हाँ जी, डोनेशन चैरिटी, यहाँ पे डोनेशन का मतलब अतिया होता है, चैरिटी का मतलब सबका खैरात होता है, ठीक। अतिया जो दिया जाता है वो एक मैं आपको अतिया दे सकता हूँ, आप मुझे अतिया दे सकते हैं। सर ये नहीं कि सैयद जो है वो इंश्योरेंस नहीं काफिल नहीं ले सकते? ले सकते हैं, क्यों ले सकते? अतिया है चैरिटी, यहाँ पे अतिया का लफ्ज़ है, चैरिटी खैरात का मतलब वो तो खैरात जो है वो दूसरी है, इसके ज़कात की जुमरे वाली। सर अभी तो वो भी ले सकते, हाँ जी, अभी तो वो भी ले सकते हाँ ले ले सकते हैं, इसमें इख्तलाफ है है, ना जो उलमा का इख्तलाफ है कि ये जायज़ है सैयदों के लिए, यार ये इख्तलाफी मसला है। बनु हाशिम के हवाले से, बनु वकील, बनु अब्बास, बनु हाशिम, ठीक है, ये फिक्र में ज़ेर बहस है। आप गिफ्ट देते हैं उनको, ये बात। गिफ्ट दे दो। अच्छा, सबमिशन ऑफ द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस टू बी इंक्लूडेड अगेंस्ट, ठीक है जी, 8वां पॉइंट है। तो यहां से जो है वो इसके जो क्लासेस हैं वो हैं 13 क्लासेस हैं। ये जो 13 क्लासेस हैं इसमें आगे इंशाल्लाह फिर इसको यहाँ तक हम खत्म करते हैं। अगली क्लासेस भी इसकी जो है ना वो बड़ी अहम है। अब यहाँ तक आपको ये चीज वाज़ेह हो जानी चाहिए कि हमारे पास 7 मैंने आपको पढ़ा दी, 6 रह गई, ठीक है, 7 हो गई और 6 रह गई, कर लें इधर, नहीं हो रहा। अब इस पूरी चीज का खुलासा मैं बयान कर देता हूँ, समझ से इधर 2 चीजें हैं। इस्लामिक इंश्योरेंस का जो अक्द है वो एक मुआवजाती अक्द है, और ये जो है सॉरी तबर्रो, और जो रवायती इंश्योरेंस है उसका क्या है? मुआवजा। अच्छा, ये इससे क्या फर्क वाकई होता है मैं आपको बयान कर चुका हूँ कि इससे एक पूरा नज्म ही बदल जाता है। हुक्म जो शरी हुक्म है ना वो इससे इस चीज से शरी हुक्म क्या हो जाता है? बदल जाता है, इसका नज्म बदल जाता है, नज्म से इसके मकासद। दूसरा फिर ये कि जो तबर्रो जब आप कर रहे हैं तो वो तबर्रो फिर ये नहीं है कि कभी कर दिया कभी नहीं कर दिया, बल्कि आप इसको इल्तिजाम कर लेते हैं अपने ऊपर, इसका इल्तिजाम कर लेते हैं। फिर मैंने बताया 3 तरह के मुआहदात इसमें शामिल हैं। एक ये है कि ये आपस में जो शुरका हैं वो मुशारका की हैसियत इख्तियार किए हुए हैं, और जो दूसरा है हमारे पास वो कंपनी के साथ जो है वो वकाला हो रहा है, और अभी कंपनी जब इन्वेस्ट करने जा रही है तो वो मुदारबा और वकालतुल इस्तिस्मार हो सकता है, ठीक है। जब कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी वक्त मुदारबा में, तो मुदारबा में प्रॉफिट लेगी और नुकसान कंपनी का होगा। जब वकालतुल इस्तिस्मार के तहत जाएगी तो फीस लेगी, और चाहे नफा नफा सारा किसका होगा? तो तकाबी खाली का सारा नफा किसका होगा? तकाबी खाली का, वो खाली क्या लेगी? फीस लेगी, ठीक है। ये चीज आपको बयान की, फिर इसके साथ कुछ आगे जो इसकी आपस में जो शराइत हैं मिल्कियत के हवाले से वो बयान कर दिया। अब ये बुनियादी तौर पर इसका जो ढांचा है, इसका नज्म कैसे चलता है, वो नज्म आपको वाज़ेह होगा। इसका प्रैक्टिकल फ्लो क्या है? प्रैक्टिकल फ्लो क्या है, यानी ये इतलाक क्या, किस हैसियत से ये चल रही, ये वाज़ेह हुआ, यस। ठीक है।
अगर ये वाजे नहीं है तो फिर मामला है खराब, ये वाजे होना चाहिए। चूंकि बाज दफा थ्योरेटिकली तो आपको पढ़ा दिया जाता है, मगर उसका अमली इतलाक वाजे नहीं होता कि वो मॉडल कैसे ऑपरेट कैसे हो रहा है, मॉडल ऑपरेट कैसे हो रहा है। सो नीड टू बी अंडरस्टैंड हाउ द प्रोसेस इज गोइंग ऑन एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस प्रोसेस। मैकेनिज्म क्या है और कंपनी किस तरह चलती है। तो ये नज्म आपके सामने आ, ठीक है। आगे इंशाल्लाह हमारा जो कुछ हिस्सा रह गया है वो हम दूसरे उसमें हिस्से में कवर कर लेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया, आप अहबाब का बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इल्म व अमल और उसकी जो फिक है, इल्म की फिक, इल्म की भी फिक है, इल्म की भी फिक है। इल्म तो है मगर इल्म की फिक हमें अता फरमाए। जी आपके सामने इल्म लिखा हुआ है ना, इल्म है ना, यस सर। इल्म लिखा हुआ है ना, मगर उस इल्म की फिक अगर नहीं मिली, आप पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं मगर उसका फिक नहीं, उसकी तफहीम नहीं, फहम नसीब नहीं हुआ, तो वो फिर आप खाली उसे ही नहीं। तो मेरा आपका मकसद यहाँ पे बुलाने का है कि आपको फहम नसीब हो जाए। क्या नसीब हो जाए? तो वो मिल गया होगा इंशाल्लाह अज़ीज़। शर्त ये कि वो उसमें खुलूस से नीयत हो। क्या हो? खुलूस से नीयत। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।